Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we're going to do the fourth chapter of our this book, which is labor ward management. Or question number one is your ST1 junior colleague wants to know why electronic fetal monitoring is the recommended method of the intrapartum fetal surveillance for high risk pregnancies. अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग है ना, वो व्हाट विल यू टेल हिम? अच्छा, इसमें जो है ना डेफिनेटली ये डिटेक्ट कर लेता है जो हम करते होते थे पहले भी, लेकिन अब इसमें एक ऑल्दो कार्डियोटोग्राफी इज सेंसिटिव इन डिटेक्टिंग एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द फीटल हार्ट रेट्स, इज स्पेसिफिसिटी फॉर डिटेक्शन ऑफ द फीटल हाइपोक्सिया रिमीन्स लो. ठीक है, एंड देयरफॉर कन्फर्मेटरी टेस्ट सच एज फीटल ब्लड सैम्पलिंग बिकम्स नेसेसरी. लेकिन अब हम वो भी नहीं करते, हम CTG को ही जो है वो देखते हैं और उसमें वो डिटेक्ट ज़रूर करता है, लेकिन फिर भी इसकी स्पेसिफिसिटी लो है. हमें ये पता होना चाहिए कि CTG सेंसिटिव है लेकिन इतनी स्पेसिफिक नहीं है. और कॉम्बिनेशन अब जो है वो ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ ऑन द CTG जो हम देख रहे होते हैं, वेरिएबिलिटी देख रहे हैं, फीटल टैकीकार्डिया, हार्ट रेट देखते हैं और डिसेलरेशंस देखते हैं, अगर हम उनको कंबाइन करते हैं तो वो फिर इंक्रीज़ कर देती है स्पेसिफिसिटी को. Question number 2. A 33-year-old woman is induced at 38 weeks because of the mild preeclampsia. She wants to know how she would benefit from the continuous electronic fetal monitoring as she felt it may limit her freedom of movement during labor. इसमें ना CTG की भी गाइडलाइंस रिवाइज हुई थी, उसमें फिर उन्होंने डिफरेंट इंडिकेशंस बताई थी जिसमें हमने कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करनी है. तो जो कोई भी अगर मदर के साथ मसला है ना, यूँ समझ लें प्री क्लैम्शिया, डायबिटीज़, इवन अगर पी प्रॉम, लीकिंग, फीवर, कोई भी मसला है तो हमने उनको जो है वो देखना है. और सिंटोसिनॉन जिस तरह अगर हम उनको इन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो उनमें हमने कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करनी है. बेनिफिट क्या होगा अपने पेशेंट को जो काउंसिल करना है वो ये है कि इट विल हेल्प रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द न्यूनेटल सीजर्स तक, क्योंकि अगर हम पिक कर लेंगे कंटिन्यूस CTG से कि बेबी का हार्ट रेट और बाकी कोई और पैथोलॉजिकल या फिर सस्पिशियस साइन तो नहीं आ रहा. अब तो रेड और एम्बर हो गया, पहले पैथोलॉजिकल और सस्पिशियस होते थे, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम मैनेज करते हैं और उसकी वजह से न्यूनेटल सीजर्स का इंसिडेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है. इन द CTG देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिजेरियन सेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटल वजाइनल डिलीवरी. लेकिन उन्होंने जो स्टडी की थी उसमें ये भी पता चला कि हाफ तो कर रहा है न्यूनेटल सीजर्स का इंसिडेंस, लेकिन सिजेरियन सेक्शन और इंस्ट्रूमेंटल वजाइनल डिलीवरी का इंसिडेंस ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली पिक हो रही है कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा जल्दी, तो फिर इंटरवेंशन भी उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा हो रही है, तो फिर इसलिए इंटरवेंशन का रेट ज़्यादा हो गया. Question number 3. A 28-year-old woman in her first pregnancy is 38 weeks with an uncomplicated pregnancy. She would like to have a home delivery and wants to know more information about choosing the place to have her baby. What will you tell her according to the birthplace study in 2011? ये हमारा वैसे MCQ आता नहीं, क्योंकि हम लोग इतना इनकरेज करते नहीं हैं बर्थ प्लेस जो है एट होम, लेकिन हमें पता है कि planning birth at home is associated with an overall in a small increase in the risk of baby having a poor outcome, क्योंकि उसमें हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती जो कि एक हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हैं, या हम इंटरवेंशन भी नहीं कर पाते, ना पिक कर पाते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जो हो रही होती हैं. लेकिन उसमें फिर ये भी फ़ायदा वो ये है कि एपिज़ियोटमी और सिजेरियन सेक्शन और इंस्ट्रूमेंटल बर्थ का रेट जो है वो कम है बर्थ अगर हम घर में प्लान कर रहे हैं तो. Question number 4. A 37-year-old primary gravida attends the labor ward complaining of irregular contractions. She is 38 weeks pregnant. The ultrasound scan performed at 36 weeks show the placenta to be posterior and high with the normally grown baby. She conceived by in vitro fertilization. Her admission CTG shows a baseline rate of 145 beats per minute, variability 10 to 15 accelerations हैं और no decelerations नहीं हैं, and she is contracting once every 10 minutes. Vaginal examination showed the cervix to be partially effaced and dilated 2 cm with intact membranes. The head is 5 by 5 palpable. All her observations are normal. Which of the following options would you do next? इसमें जो है वो यही बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 5 by 5 हेड पैल्पेबल है 38 वीक्स पे भी. तो अभी ये है कि हमने इनको सबसे ज़्यादा शी इज़ एट रिस्क ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स, तो हमने इनको एडमिट करना है इवन दो शी इज़ इन लेटेंट फेज ऑफ लेबर, but high indicates high risk of the cord prolapse. There is a more than 10-fold increase in the perinatal mortality and morbidity if cord prolapse occurs outside the hospital. Question number 5. A 28-year-old woman in her first pregnancy is induced at the term plus 10, like 40 and 10 term 40 hota inka. The CTG was normal before induction of labor, and she was dilated 6 cm for 4 hours previously, and now is dilated 8 cm
on vaginal examination. She has uterine contractions at a rate of 2 every 10 minutes. The CTG shows a baseline rate of 150 beats per minute, good variability, infrequent, shallow, variable deceleration. What is the next most appropriate actions? एग्ज़ाम में भी ना इतनी ही 5-5, 6-6 लाइन्स के सिनेरियोज आते हैं और आपको प्रैक्टिस नहीं होती, तो आप सोच रहे होते हैं इसमें से मैंने क्या निकालना है. तो इसमें से आपने वो इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट होती है उसको पिक करते जाना होता है कि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं. तो अभी सबसे पहले जो ऑगमेंटेशन का रूल यही होता है कि आपने ना पेशेंट को टाइम देना होता है. पहले 4-4 घंटे बाद देख रहे होते हैं ना, अब आपने अगर कुछ इंटरवेंशन करनी है ना तो उसे 2 घंटे और टाइम देंगे. इसमें भी यही ऑप्शन है कि असेसर इन 2 आवर्स विदाउट ऑगमेंटेशन. 8 सेंटीमीटर वो वैसे भी डायलेट हो चुकी हैं, शी इज़ प्रोग्रेसिंग वेल. देयर इज़ नो नीड फॉर ऑगमेंटेशन बट रिव्यू इन 2 आवर्स. In normally progressing labor, do not perform amniotomy or combine early amniotomy with use of oxytocin routinely. हम जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उससे एग्ज़ाम और गाइडलाइंस बहुत डिफरेंट है. इसमें आपने पेशेंट को टाइम देना होता है और आपने एमनियोटमी जो है वो हर किसी की नहीं कर देनी होती. और साथ में अगर आप ऑक्सीटोसिन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पेशेंट को कोई रीजनल एनाल्जेसिया ऑफ़र करेंगे, अदरवाइज़ आप ऑक्सीटोसिन इस तरह से नहीं दे सकते. क्वेश्चन और इंडिकेशन होनी चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि डिलेड है प्रोग्रेस या उसको कोई इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन है. क्वेश्चन नंबर 6. A 32-year-old woman at 37 weeks in her first pregnancy is admitted for induction of labor as her baby has ultrasound confirmed intrauterine growth restriction. In early labor, the CTG shows a baseline rate of 150 beats per minute, variability P5 beats per minute की है, and infrequent variable decelerations dropping from baseline by 60 beats per minute or less and taking 60 seconds to recover, recorded over the previous 45 minutes. She is contracting once every 10 minutes and the cervix is dilated 1 centimeter and 2 centimeter long. What is the most appropriate next management? अब इसमें भी इन्होंने जो वेरिएबल डिसेलरेशंस हैं उसके बारे में काफ़ी तफसील से बताया हुआ है. तो हमें जो है ऑप्शन जो ये करना है कि हमने उनकी डिलीवरी को एक्सपेडाइट करना है. नॉन रीअश्योरिंग ट्रेस है with the need for the conservative measures. ARM allows taking Lycra for blood or meconium and the fetal blood sampling. Fetal blood sampling अब नहीं करते हम. और नॉन रीअश्योरिंग CTG is not enough to decide to book for a cesarean section. Our NICE guidelines classify CTG into 4 categories: normal, reassuring, non-reassuring, and suggest the need for conservative measures. Abnormal and indicates the need for observation and further testing. Abnormal and indicate the need for the urgent intervention. ये इन्होंने different 4 categories में जो है इसको किया हुआ है classify. Question number 7. A woman in her first pregnancy presents with a decreased fetal movement for 24 hours. She is 34 weeks pregnant. A non-stress CTG shows her the fetal heart rate of 180 beats per minute, variability 3 beats की, and there have been unprovoked persistent decelerations for the last 20 minutes. अब unprovoked है, persistent है 20 minutes के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही alarming situation है और हमने इसमें इनका category 1 cesarean section कर देना है. हमें ये पता होना चाहिए कि category 1 में हमने कितने मिनट्स में डिलीवर करना है. डिसीजन टू डिलीवरी इंटरवल होता है बेसिकली, ये जो हमने याद करना है ना. कैटेगरी 1 में 30 मिनट्स है, कैटेगरी 2 में जो है हमारा आई थिंक 90 मिनट्स होता है. एंड व्हेन देयर इज़ नो मैटरनल फील्ड कॉम्प्रोमाइज बट अर्ली डिलीवरी इज़ रिक्वायर्ड, फॉर इंस्टेंस ब्रीच प्रेजेंटेशन इन अर्ली लेबर. एंड कैटेगरी 4 में जो हमारे इलेक्टिव सिजेरियंस होते हैं वो होते हैं. ठीक है. और question number 8. A low risk woman in her first pregnancy is in advanced labor. She is progressing well. 1 hour previously the cervix was dilated 7 centimeter and the head was at the spines, यानी कि 0 पे था. She has epidural analgesia for pain relief. The midwife is concerned about the CTG and asks for input. The CTG shows a baseline of 155 beats per minute and has recorded a sinusoidal pattern for the last 30 minutes. तो अगर sinusoidal pattern हमें जो है वो पता है कि काफ़ी alarming situation होती है. ये 2 ही situation में होते हैं, या तो कोई बेबी एनीमिक हो और या बेबी का बहुत ज़्यादा रैपिडली ब्लड लॉस हो रहा हो, तो सस्पिशियस ऑफ द फीटल एनीमिया. तो फीटल ब्लड सैम्पलिंग विल नॉट डिटेक्ट फीटल एनीमिया, देयरफॉर कैटेगरी 1 सिजेरियन सेक्शन इज़ रिक्वायर्ड. फीटल ब्लड सैम्पलिंग ना अब वैसे भी ऑब्सलीट हो गई, अब वो लोग नहीं करते. गाइडलाइन जो CTG की न्यू आई है उसके अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि आपने इंटरवेंशन करनी है, फीटल ब्लड सैम्पलिंग नहीं करनी. Question number 9. 28-year-old woman, nulliparous woman on the midwifery led unit is in advanced labor. She has had an uncomplicated pregnancy. She has made an acceptable progress in the first stage of labor. She is now contracting 3 times every 10 minutes. The cervix is fully dilated and the head is 1 centimeter above the ischial spines in the occipital transverse position. She has been in the second stage of labor for the 30 minutes.
उन्होंने सारा बता दिया कि अभी अभी जो है वो अबव है, -1 पे हेड है, ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स है और 30 मिनट्स हुए हैं इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर फॉर 30 मिनट्स। तो अभी हमने जो है वो ये कर सकते हैं कि वी कैन स्टार्ट द सिंटोसिनॉन बिकॉज वी नीड टू सी के प्रोग्रेस किस तरह से हो रहा है लेबर, इवन दो जो she has made slow progress as the head is still above the spine. The management of the slow progress is in the first or second stage of labor in low risk women is augmentation. Question number 10. A 34-year-old nulliparous woman in the second stage of labor has been pushing for the last 2 hours and is exhausted. ठीक है, 2 hours हो गए हैं. The CTG is normal and the head is 1 centimeter above the ischial spines in occipito anterior position. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन। अब इसमें क्योंकि वो 2 आवर्स पुश कर चुकी है तो हमने जो है सिजेरियन सेक्शन के थ्रू उनको डिलीवर कर देना है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी इतने हाई हेड पे करते भी नहीं है एंड शी इज़ एक्सॉस्टेड एंड शी हैज़ पुश्ड फॉर द लास्ट 2 आवर्स। तो ये हमें पता है अगर मल्टी है और 3 आवर्स रीजनल एनाल्जेसिया के साथ एंड विदाउट रीजनल एनाल्जेसिया हमारा कट ऑफ 2 आवर्स ही होता है। तो इसमें उन्होंने हमें नहीं बताया हुआ था कि रीजनल है। क्वेश्चन नंबर 11. 36-year-old nulliparous woman in the second stage of labor has been pushing for 30 minutes. The CTG shows a fetal heart rate of 170 beats per minute, reducing variability and late decelerations having occurred for the last 25 minutes. Vaginal examination shows the head to be at the ischial spines in the occipito-posterior position. जो हमारी early decelerations होती हैं ना, उनको वो with contractions होती हैं, वो fetal head compression के साथ होती हैं, तो हमने उनको bother नहीं करते। लेकिन जो हमारी लेट डिसेलरेशंस हैं या वेरिएबल डिसेलरेशंस हैं और उन्होंने बताया कि हार्ट रेट भी ज़्यादा है, रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी है, तो हमने इसमें जो है वो प्लान करनी है डिलीवरी। अब इसमें फीटल ब्लड सैम्पलिंग का ऑप्शन नहीं है, तो हमने ये देख लें ट्रायल ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी शुड नॉट बी परफॉर्म्ड इफ देयर इज़ एन एबनॉर्मल सीटीजी। आपने उसमें रूल आउट करना है कॉज क्या है, उसमें कोई पेशेंट को जो है अगर हमने सिंटोसिनॉन चलाई हुई है तो उसको बंद करना है, कोई रप्चर या हमने अब्रप्शन को देख लेना है। तो ये 3 चीज़ें हमने ज़रूर देख लेनी, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर लेते हैं। अगर तो हम सिंटोसिनॉन है तो हम उसको ऑफ़ कर देंगे और उसके अलावा मॉनिटर करते हैं और हम दोबारा सीटीजी को देखते हैं कि ट्रेस बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अब फीटल ब्लड सैम्पलिंग नहीं होती। Question number 12. A 32-year-old primary gravida is in labor at term. She was started on an oxytocin infusion 4 hours previously because of the slow progress. There is clear liquor draining. The CTG shows 5 contractions every 10 minutes, a baseline rate of 155, variability 5 to 10 beats per minute, early decelerations in more than 50% of the contractions, and the occasional acceleration of the last 90 minutes. Vaginal examination shows the head to be 1 centimeter above the ischial spines in the right occipito-posterior position, and the cervix is 7 centimeter dilated. She has progressed 3 centimeter over the last 4 hours. Which of the following options would be the most appropriate for her management? अब क्योंकि इसमें सब चीज़ें नॉर्मल हैं तो हमने उनको रीअश्योर करना है और 4 आवर्स के बाद एग्जामिन करना है। ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं जो कि नॉर्मल लेबर में होती हैं, अर्ली डिसेलरेशंस भी होती हैं, एक्सेलरेशंस भी होती हैं और प्रोग्रेस भी बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए हमने बिल्कुल उनको रीअश्योर कर देना है जस्ट। क्वेश्चन नंबर 13. 36-year-old woman with 3 previous cesarean sections was booked for repeat elective cesarean section at 39 weeks. She declined tubal ligation as she wishes to have more children. What is her risk of placenta previa in her next pregnancy? अब previously 3 cesarean section है, 4th इनका हो रहा है, तो हमने उनको बताना है कि 2.8% रिस्क है और ये भी परसेंटेजेस आप याद कर लें, 1%, 1.7%, 2.8% रिस्क होता है एंड ये परसेंटेजेस डिफरेंट हैं। और जो नीचे इन्होंने बताई हुई हैं, इन विमेन विद प्लेसेंटा प्रीविया इन 5 और मोर प्रायर सिजेरियन सेक्शन द इंसिडेंस ऑफ प्लेसेंटा एक्रीटा, ऊपर वो बता रहे हैं कि जो है वो आपके इंसिडेंस जो है प्लेसेंटा प्रीविया का रिस्क कितना है और इसमें एक्रीटा का बता रहे हैं। एक्रीटा का इतना हाई रिस्क हो जाता है, 67% हो जाता है अगर 5 और मोर सिजेरियन सेक्शंस होते हैं। तो ये दोनों ही MCQs आ चुके हैं डिफरेंट, जो है प्रीवियस 2 प्रीवियस 3 के साथ 1 जो है वो 1%, 1.7%, 2.8 तो और 4.6 भी होता है आगे, तो वो अब मैं आपके साथ दोबारा भी शेयर करूँगी कि 4.6 होता है नेक्स्ट का परसेंटेज जो है वो अगर 3 और मोर प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन 4 के साथ, तो ये इस तरह से है। और ये जो इतनी एक्सटेंडेड आप लोग देख रहे हैं लाइंस रीडिंग सिनेरियोज, ये इसी तरह आते हैं एग्ज़ाम में और आप लोग ऐसे ही हो रहा होता है कि आप जो है वो अपनी अटेंशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिक करने की प्रैक्टिस करेंगे तो ही इतनी बड़ी सिनेरियोज को जो है वो आप पढ़ के उनमें से अपना काम की बात निकाल के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। अदरवाइज़ जो है वो परेशान हो जाएंगे
तो हम नहीं चाहते कि हम परेशान हों, हम चाहते हैं कि हम फुली प्रिपेयर्ड जाएँ फॉर द एग्ज़ाम, और इंशाल्लाह हम जो है इंशाल्लाह एग्ज़ाम क्लियर करेंगे अपना। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने एक दफ़ा सिनेरियो रीड किया है, आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप उसको एक दफ़ा दोबारा रीड करें, एक लाइन को रीड करें, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए इसमें ये है, फिर सेकंड लाइन को रीड करें, उसमें से इंपॉर्टेंट बात निकाल लें। पूरा सिनेरियो रीड करेंगे ना तो वो एकदम से पूरी कहानी दिमाग में समटाइम्स नहीं जा रही होती, एग्ज़ाम का एक स्ट्रेस होता है डेफिनेटली। ओके, question number 14. A 27-year-old woman in her second pregnancy presents to the labor ward at 39 weeks gestation with painful uterine contractions. Her first baby was delivered by emergency cesarean section due to slow progress in the labor 3 years previously. She is very keen to have a vaginal delivery. Your junior registrar asked you about the signs of the uterine rupture. तो हमें जो है सारी ही पता है क्या एबनॉर्मल फाइंडिंग्स होती हैं, CTG एबनॉर्मल होगी, हमारी स्कार्टेनिनेस होगी, मैटरनल टेकिकार्डिया होगा, फीटल टेकिकार्डिया भी होता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, दैट इज़ abnormal CTG is the most consistent finding in the uterine rupture and is present in 67 to 76% of the cases. Over half of the cases present with a combination of the findings, इसमें abnormal CTG के साथ abdominal pain भी होता है, और scar risk का जो rupture होता है that is 0.5%। ये भी एक MCQ आ जाता होता है कि रिस्क का रप्चर अगर लोअर सिजेरियन सेगमेंट जो है वो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हुआ है पेशेंट का, तो रिस्क कितना है रप्चर का इफ़ शी इज़ गोइंग फॉर अ vaginal birth after cesarean VBAC. Question number 15. A 23-year-old nulliparous woman has been pushing for 2 hours. The head is not palpable abdominally. The cervix is fully dilated, and on vaginal examination, the head is in the right occipito-posterior position. OP position में है with a minimal caput. The station is 1 centimeter below the ischial spine. The CTG is reassuring. Which of the following management options would be the most appropriate for the patient? अब इसमें यही है, वो बता रहे हैं कि OP position के साथ है head। तो हमने इसमें जो है वो जब भी OP है तो हमने थिएटर में जाकर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी है। शी इज़ एट स्टेशन +1 मिड कैविटी विद ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी इन थिएटर अलाउज फॉर द फॉर इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन इफ़ इट फेल्स। तो थिएटर में करने का ये भी बेनिफिट होता है कि हम पेशेंट को रीजनल एनाल्जीजिया भी देख सकते हैं, और उसके अलावा हम अगर फेल हो जाता है तो हम फ़ौरन सिजेरियन सेक्शन की तरफ भी लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो हमें पता है कि लो इंस्ट्रूमेंटल और मिड कैविटी इंस्ट्रूमेंटल जो है वो किन स्टेशंस पे करते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16. यू आर टीचिंग द ST2 trainee the basic principles of the forceps delivery. Which type of episiotomy would be most appropriate to reduce the risk of the severe perineal tear? अब इसमें वो हमें पता है, देखें इसमें हमने एपिजॉटमी देनी होती है मीडियो लैटरल और 60 डिग्री। तो आपने बस ये याद रखना है एपी 60, ठीक है, मीडियो लैटरल और 60 डिग्री पे आपने देनी होती है। तो इसका सबसे कम इंसिडेंस होता है कि एक्सटेंड होगी मिड लाइन में। Question number 17. A 32-year-old woman had a forceps delivery due to the maternal exhaustion. All her observations are normal and the placenta was delivered complete. Perineal examination revealed a torn of the external anal sphincter up to 80%. She was counseled, consented and taken to the theatre for repair. अब इसमें वो ये पूछ रहे हैं कि which technique do you recommend to accomplish the repair of the external anal sphincter? जब भी आप देखें इसमें डिफरेंट स्टडीज़ हो चुकी हैं कि एंड टू एंड करना है या ओवरलैपिंग करना है, लेकिन ओवरलैपिंग के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो ये होती है कि एनल स्फिंक्टर जो है वो कम्प्लीटली टॉर्न हो। अब इसमें क्योंकि 80% टॉर्न है तो इसमें हमने जो है वो एंड टू एंड एनास्टमोसिस ही करना है। और इस तरह से हम याद रखते थे कि इंटरनल एनल स्फिंक्टर AIAS 3 लेटर्स हैं, तो हमने इसको 30 PDS से ही करना है रिपेयर। तो फॉर रिपेयर ऑफ फुल थिकनेस एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर आइदर एन ओवरलैपिंग और एंड टू एंड जो है मेथड बोथ हैव इक्विवेलेंट आउटकम्स। लेकिन अगर पार्शियल थिकनेस है जो कि 3A है या 3B टेयर्स हैं तो उसमें हम एंड टू एंड टेक्निक यूज़ करते हैं। फॉर एनल स्फिंक्टर इंजरीज आइदर मोनोफिलामेंट सुचर सच एज 30 PDS और मॉडर्न ब्रेडी सुचर सच एज 20 पॉलीग्लेक्टिन कैन बी यूज विद इक्विवेलेंट रिजल्ट्स। लेकिन यूजली 30 PDS के साथ ही MCQ आता है, तो आप बस इसको ही याद करें। And question number 18 is a 32-year-old woman has a forceps delivery due to maternal exhaustion. All her observations are normal and the placenta is delivered complete. Perineal examination revealed partial thickness, torn external and internal anal sphincters. She was counseled, consented and taken to the theatre for repair. The internal anal sphincter was identified separately when the patient was examined under anesthesia. Which technique do you recommend to accomplish the repair of the anal sphincters? अब ये वही हमारा दोबारा से MCQ इसमें each जो है sphincter should be repaired separately using the end-to-end anastomosis method. Question number 19. A 30-year-old woman in her second pregnancy presents in the antenatal clinic at 28 weeks of gestation for counselling.
Her first pregnancy ended in spontaneous vaginal delivery at 41 weeks. This was complicated by a third degree tear, which was repaired in theatre. She had mild incontinence of flatus during the first 3 months after delivery, but recovered completely by the end of 5 months. She would like to know about the risk of the fecal incontinence. What is her risk of fecal incontinence if she has a normal vaginal delivery in this pregnancy without complications? इसमें ये रिपीटेडली आस्क क्वेश्चंस हैं जो कि आते हैं अगर जो इनको कोई इंजरी इस तरह से हुई होती है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो रिकरेंस का रेट क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस का रेट इतनी वीक्स पे कितना होगा, 12 मंथ्स के बाद कितना होगा, ये जो है वो हमेशा ही पूछते रहते हैं. इसमें 17% चांसेस हैं अगर एक प्रीवियसली शी हैज़ दिस इंजरी एंड नाउ इफ़ शी विल गो फॉर द वजाइनल डिलीवरी. देयर आर नो सिस्टमिक रिव्यूज़ और रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स टू सजेस्ट द बेस्ट मेथड ऑफ डिलीवरी फॉलोइंग ऑब्स्टेटिकल और एनल स्फिंक्टर इंजरीज. ओएसिस के बाद वो यही बता रहे हैं कि कोई हम पेशेंट के ना हर पेशेंट के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं. और the risk of sustaining a further third or fourth degree tear after a subsequent delivery is 5 to 7% और 17% risk of developing worsening fecal symptoms after a second vaginal delivery. तो इसमें जो है हमने ये याद रखना है, पेशेंट को भी ज़रूर बताना है. पेशेंट की अपनी मर्ज़ी होती है कि वॉट एवर शी डिसाइड्स इफ़ शी वांट. लेकिन हमारा जो सिजेरियन का जो एक रूल होता है वो यही होता है, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के तक भी, तो फिर हमने सिजेरियन के थ्रू ही डिलीवर करना होता है. अदरवाइज़ जो उनकी कंडीशन है वो वर्स हो जाती है. Question number 20. A 33-year-old woman in her second pregnancy presents to the labor ward at 39 weeks with painful uterine contractions every 3 minutes. Vaginal examination shows the cervix to be dilated 6 cm and effaced. The head is 3 cm above the ischial spines. The membranes are ruptured. You could easily feel the anterior fontanelle and the supraorbital ridges. Fetal heart rate is normal and her first pregnancy ended in a normal uncomplicated vaginal delivery. Which of the following is the best management option? अब पेशेंट जो है वो उन्होंने बता दिया कि उनको सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस फील हो रही हैं और इंटीरियर फॉन्टेनेले फील हो रहे हैं हमें. तो हम व्हाट वी शुड डू इज़ कि हमने ब्रो प्रेजेंटेशन सस्पेक्ट कर रहे हैं ना हम, तो हम उसको रीअसेस करेंगे आफ्टर 2 आवर्स एंड वी विल डिसाइड कि हमने करना क्या है. क्योंकि दिस इज़ अ ब्रो प्रेजेंटेशन एंड इन मोस्ट केसेस द हेड either flexes back to the vertex presentation or extends more to become a face presentation. क्योंकि ब्रो जो होती है वो डिलीवर नॉर्मल वजाइनली नहीं होती और उसमें हमने वेट करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर डिसाइड करना होता है कि हमने करना क्या, फर्दर मैनेजमेंट क्या करनी है पेशेंट की. क्वेश्चन नंबर 21. A 24-year-old woman had a normal vaginal delivery 20 minutes previously. This was complicated by brisk postpartum hemorrhage. She lost 1500 ml blood and is responding to medical management but is still bleeding slightly. The decision is made to transfuse. Which of the following should she receive? तो उसमें वो हमसे यही पूछ रहे हैं कि हमने पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ क्या करना है. ये MCQs भी आ जाता है, ये हमारे एग्ज़ाम का है कि हमने उनको ल्यूकोसाइट डिप्लीटेड RBCs ज़रूर देने हैं क्योंकि हमने उनका एनीमिया तो करेक्ट करना ही है. इन एन एमरजेंसी स्टैंडर्ड ल्यूकोसाइट डिप्लीटेड कंपोनेंट शुड बी गिवन टू अवॉइड डिले सर्चिंग फॉर CMV नेगेटिव ब्लड. और बाकी खैर ये तो सेल सेवर जो है वो पाकिस्तान में यूज़ बहुत ही आई थिंक कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ही कहीं हो रहा होगा. सेल्वैज या सेल सेवर इज़ यूज इन नॉन सेंसिटाइज्ड RHD नेगेटिव ब्लड वेयर द कॉर्ड ब्लड ग्रुप इज़ कन्फर्म्ड एज RHD पॉजिटिव. इन अ मिनिमम डोज ऑफ 1500 इंटरनेशनल यूनिट एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड. In the event of life-threatening hemorrhage, even if a woman has red blood cell antibody, the transfusion of group O RH negative red cells or group specific red cells must not be delayed. क्योंकि हमने पेशेंट को सेव करना होता है, हमने लैब का वेट नहीं करना और हमें जो भी चीज़ अवेलेबल हो जाए हमने उससे पेशेंट को रिससिटेट ज़रूर करना होता है. अगर ब्लड नहीं है तो फ्लूइड देना है और अगर ब्लड है तो उसमें भी उन्होंने बता दिया कि आप RBCs लगाएं, उनको ग्रुप स्पेसिफिक एटलीस्ट लगा दें, वेट ना करें. और क्वेश्चन नंबर 22. यू आर कॉल्ड टू असिस्ट इन a case of massive obstetric hemorrhage. The patient is 60 kg and has already had 6 units of red cells. Which of the following is the appropriate dose of fresh frozen plasma? ये एक और सिंपल सा जो है वो कैलकुलेशन का MCQ है. इसमें आपने हमें पता है डोज जो हमने देनी होती है दैट इज़ 12 to 15 ml per kg. तो उन्होंने हमें वेट भी बता दिया है पेशेंट का 60 उन्होंने जो है बताया कि हमारी पेशेंट का वेट है, तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 ml हमने उनको ट्रांसफ्यूज़ करने हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा. ये जो है डोज के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग देना होता है. लेकिन जो क्रायोप्रेसिपिटेट है उसका स्टैंडर्ड डोज होती है ऑफ 2 5 यूनिट पूल्स, वो हमने ट्रांसफ्यूज़ करने होते हैं मेजर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज की उसकी सिचुएशन में. एंड सब्सिक्वेंट क्रायोप्रेसिपिटेट ट्रांसफ्यूजन शुड बी गाइडेड बाय फिब्रिनोजिन रिजल्ट्स. उसके बाद फिर हम फिब्रिनोजिन को देखते रहते हैं कि अगर 1.5 से
ग्राम पर लीटर से कम है फिब्रिनोजिन, तो फिर हमने ट्रांसफ्यूज़ करने हैं। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि 1.5 ग्राम पर लीटर से ज़्यादा ही हो फिब्रिनोजिन लेवल। The subsequent frozen plasma transfusion should be guided by the result of clotting tests if they are available in a timely manner, aiming to maintain a prothrombin time and activated partial thromboplastin time ratios at less than 1.5 times normal. मतलब 1.5 से इसको हमने जो है वो ज़्यादा एक्सीड नहीं करने देना, टाइम्स एक्सीड नहीं होना चाहिए नॉर्मल से। एंड द फिब्रिनोजिन लेवल शुड बी मेंटेन अबव 1.5 ग्राम पर लीटर। तो ये सारी चीज़ें जो हमें गाइड करती हैं। पहले हम ट्रांसफ्यूज़ कर देंगे, फिर हम लैब्स का वेट करेंगे, फिर हम देख लेंगे कि हमने मज़ीद ट्रांसफ्यूज़ करना है पेशेंट को या नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, a patient in early labor inquires about the risk of accidental dural puncture if she has epidural analgesia. What is the risk of dural puncture? तो ये complications और जो किसी भी प्रोसीजर के रिस्क हैं ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो 0.5 to 2.5% रिस्क होता है अगर पेशेंट को जो है हम ये करें। और सबसे ज़्यादा ये आपसे ये भी पूछ लेते हैं, एपिड्यूरल हेडेक इज़ यूजली इन द फ्रंटल, किस रीजन में होता है, फ्रंटो ऑक्सीपिटल रीजन में होता है, एंड रेडिएट्स टू द नेक, and it is characteristically worse on standing and typically develops 24 to 48 hours post puncture. तो उसमें हमें पता है हमने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही करनी है, जिसमें हमने उनको हाइड्रेशन देनी है, सिंपल एनाल्जेसिक्स देनी है, और कैफ़ीन जो उसमें मेडिसिन में भी, और उसके अलावा कॉफ़ी इनटेक भी हम पेशेंट को इनकरेज कर सकते हैं, और साथ में उनको बताते हैं कि आप पिलो यूज़ ना करें। ये सारी ही जो है वो हमारे एपिड्यूरल हेडेक के रिलेटेड जो है मैनेजमेंट में आ जाता है। अनट्रीटेड एपिड्यूरल पंक्चर हेडेक टिपिकली लास्ट फॉर 7 to 10 days बट कैन लास्ट अप टू 6 weeks। तो उसमें एंड में एक और MCQ भी आ जाता है कि फिर क्या करना है आपने, फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजना है, फिर वहाँ पे वो ब्लड पैच करता है तो पेशेंट का हेडेक ठीक हो जाता है। जो हमने पंक्चर की होती जगह वहाँ पर हमें ब्लड पैच कराना होता है, पेशेंट का ही अपना ब्लड। Question number 24. In ST5 preparing for your complication of a certified training, you are asked to look into the department cesarean section rate. Compare it with other low cesarean section rates countries and propose some changes in the practices at your department. You find that the rate of the vaginal birth after cesarean section in your unit is 30%. To how much should this practice be increased in order to reduce the overall cesarean section rate substantially? Definitely अभी उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आप 70 to 75% आप जो है वो इंक्रीज़ करेंगे तो जो है सिजेरियन सेक्शन का रेट कम हो जाएगा। वन ऑफ द मेन फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू दिस लो रेट वाज अ हाई रेट ऑफ वजाइनल बर्थ आफ्टर अ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, ऑफ विच 75% वाज अ सक्सेसफुल वजाइनल बर्थ। इसमें हम जो है पेशेंट को हम तो ये बताते रहते हैं रप्चर हो जाएगी, लेकिन जस्ट 0.5% रिस्क होता है रप्चर का एक सिजेरियन के बाद, अगर हम वी बैक के लिए जाएँ वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। और ये मल्टीपल टाइम्स जो है वो इस तरह के MCQs आते हैं। Question number 25. In ST5 preparing for your for the completion of a certified training, you are asked to look into the department cesarean section rate, compare it with low cesarean section rate countries, and propose some changes in the practices at your department. You find that the rate of the vaginal delivery for breech presentation was very low at only 7%. To how much should vaginal delivery for breech presentation be increased in order to reduce the overall cesarean section rate substantially? तो वो ब्रीच का वो ये बता रहे हैं कि स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने तो खैर ये सिनेरियो बताया हुआ है, लेकिन हमने बस ये बात याद रखनी है कि ब्रीच के साथ जो है ना इन लोगों को जो है वो ECV का बहुत जो है वो साथ MCQ आ जाता है कि एक्सटर्नल कफालिक वर्जन जो है हम ऑफ़र करें, और अगर पेशेंट जो है वो हमारे पास लेबर में एडवांस लेबर में नहीं है तब तक भी वो कहते हैं कि ECV ऑफ़र करें, क्योंकि गाइडलाइंस में हम बस ये पढ़ लेते हैं कि 36-37 वीक्स तक ऑफ़र करनी है, लेकिन आगे कब तक ऑफ़र कर सकते हैं, तब तक ऑफ़र कर सकते हैं जब तक वो एडवांस लेबर में ना चली गई हो और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो 0 से ऊपर ही हो तो हम ECV कर सकते हैं, लाइक एटलीस्ट ब्रिम से ऊपर हो तो हम कर सकते हैं। थैंक यू। ये हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है।